Physics Explanation, Lucent Book, Chapter 3, Friction। अभी हम लोग शुरू करेंगे पढ़ना फ्रिक्शन के बारे में। अब फ्रिक्शन है क्या चीज़? ये फ्रिक्शन है क्या चीज़? तो ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन एक फोर्स है। ठीक है, फ्रिक्शन क्या है? एक फोर्स है। तो हम अगर कह दिए कि फ्रिक्शन एक फोर्स है, तो फोर्स क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसके पास क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड भी रहेगा और क्या दूसरा चीज़ रहेगा? डायरेक्शन रहेगा। सबसे पहले हम फ्रिक्शन होता क्या है वो मैं बताऊंगा अभी। इसके बाद पहले मैं बताऊंगा मैग्नीट्यूड। फ्रिक्शन एक फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और ये किस डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, उसके बाद मैं पिक्चर क्लियर करूंगा कि फ्रिक्शन लगता कहाँ है और क्यों लगता है फ्रिक्शन। ठीक है, सबसे पहला चीज़ देखें कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। और फ्रिक्शन क्या है? एक फोर्स है। ठीक है, एक फोर्स है और इसका और ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसका एक मैग्नीट्यूड होगा और इसका एक डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, वो होता है म्यू एन। ठीक है, म्यू एन। म्यू जो होता है, म्यू को कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, और एन को कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या कहते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन जो है ये भी एक फोर्स है। अब ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ये हम अभी आपको बताएंगे, आगे के लेक्चर्स में बताएंगे क्या कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है और नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है। अभी हम देखेंगे कि अभी तो मैग्नीट्यूड देख लिए, अब देखेंगे कि आगे फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। जैसे कि यहाँ पर एक ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और एक फोर्स दे रहे हैं। मान लो कि आप इसको ढकेल रहे हो, आप इसको पुश कर रहे हो। जब आप पुश कर रहे हो तो इस ऑब्जेक्ट में एक मोशन आएगा। ठीक है, जब एक मोशन आएगा इसमें, तब हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट अगर किसी सरफेस पे रखा हुआ है, अगर अगर वो सरफेस रफ रहा, ठीक है, तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, कहाँ लगेगा? वो लगता है जो ऑब्जेक्ट और सरफेस का जो कांटेक्ट एरिया है, ठीक है, उस जगह पे लगता है। यानी कि देखो, ये ऑब्जेक्ट और ये सरफेस का कांटेक्ट एरिया क्या है, यानी कि ऑब्जेक्ट और सरफेस किस जगह पर आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो वो कहाँ आ रहे हैं? ये जो रेड वाला एरो जो है वो उसका कांटेक्ट सरफेस हो गया। यानी कि ये जो है मान लो ये सरफेस है, तो इसका कांटेक्ट प्लेस ये हो गया। तो इसी जगह पर फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा हमेशा जो जिस तरफ ऑब्जेक्ट का मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यानी कि ये इधर लगेगा, अगर इसका मोशन इधर है तो यानी फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर दिखाया गया है कि फ्रिक्शन फोर्स का ये डायरेक्शन दिखाया गया है कि इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में जब ऑब्जेक्ट का मोशन इस तरफ हो रहा है, जब आप एक फोर्स देकर उसको पुश कर रहे हो। ठीक है, तब आप है ना ये देख लिए कि मैग्नीट्यूड देख लिए क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स का, और उसका डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ आप देख लिए।
अब सवाल आता है कि ये फ्रिक्शन फोर्स आता क्यों है ये, तो फ्रिक्शन फोर्स क्यों क्यों जन्म जाता है। तो फ्रिक्शन फोर्स इसलिए होता है क्योंकि कोई भी सरफेस होता है तो वो रफ होता है, ठीक है, रफ सरफेस होता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये रफ सरफेस होता है, ठीक है। तो जो सरफेस जितना रफ रहेगा वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स और ज़्यादा रहेगा, उतना ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और जैसे जैसे सरफेस को स्मूथ होते जाएगा सरफेस, वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू वो कम होते जाएगा, वो लेस होते जाएगा, ठीक है, वो कम होते जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर देखो, यहाँ पर काफ़ी इरेगुलरिटीज़ है सरफेस पर, ठीक है। ये जो बंदा है वो एक फोर्स लगा रहा है, ये लगा रहा है फोर्स, ठीक है। और ये तो फोर्स लगा रहा है, लेकिन एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जो बोल रहा है कि तुम जो ऑब्जेक्ट ढकेल रहे हो उसके मोशन को हम होने नहीं देंगे, ठीक है। यानी कि हमें अपने रिस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट को मोशन नहीं होने देंगे, यानी कि रिलेटिव मोशन होने नहीं देंगे, ठीक है, अपोज करेंगे हम। वही यहाँ लिखा हुआ है, द फोर्स विच अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। एक बॉडी ये है, दूसरा बॉडी ये है, दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में है, और ये जो बॉडी है ये रिलेटिव मोशन करना चाहता है इसके रिस्पेक्ट में, तो बोल रहा है, फ्रिक्शन फोर्स बोल रहा है कि हम तुमको आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम क्या करेंगे, हम तुमको पीछे ही रहने देंगे, और इसीलिए इस पॉइंट पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स लगता है। अब होता क्या है कि जब होता क्या है कि अब फ्रिक्शन फोर्स भी उसके भी टाइप्स होते हैं फ्रिक्शन फोर्स के। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होते हैं, दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है, ठीक है। और तो स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन में जब जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में रहता है, ठीक है, रेस्ट में रहता है, यानी ये जो इंसान है इस पर आप फोर्स वो लगा रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें कोई मोशन नहीं आ रहा है, इसमें कोई मोशन नहीं है, तो वैसा वैसा जो फ्रिक्शन लगेगा इस साइड में उसको कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, उसको कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन को आप लिख देते हो ऐसे, एफ के बाद आप लिख देते हो एस लिख देते हो, उससे समझ जाते हैं कि वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। अब मान लो कि अब यही है ना, अब यही आदमी है, ये बंदा है जो इसको पुश कर रहा है, तो एक ऐसा फोर्स तो आएगा ना कि जस्ट उससे थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स अगर उस पर लगा देगा इस ऑब्जेक्ट पर कि ये आगे चलना, मतलब अब वो घिसकना ही शुरू करने वाला है, ठीक है, वैसा फोर्स लगा देगा, ठीक है। तो वैसा फोर्स लगा देगा तो उस समय भी क्या होगा, कि इस पर जो पीछे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा उस समय, ठीक है, वो उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा इसको, तो उस फ्रिक्शन फोर्स को कहेंगे कि वो उसका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, और उसे कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, उसको कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ठीक है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ठीक है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है वो। इट्स वैल्यू बिकम्स मैक्सिमम व्हेन द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी इज सच दैट द बॉडी इज अबाउट टू स्लाइड, यानी कि अब ये बॉडी जो है अब मतलब चलने ही वाला है, तब तब उस समय का जो फ्रिक्शन का जो वैल्यू रहेगा वो सबसे मैक्सिमम होता है, वो सबसे मैक्सिमम होता है, और उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, उसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, और उस वैल्यू कहते हैं, और उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब तो ये हुआ था कि जब ऑब्जेक्ट जो है, ये जो बॉडी है, बॉडी को, ऑब्जेक्ट को, जब वो रेस्ट में था तब, ठीक है। अब जब ये जो जो बॉडी है वो स्लाइड करने लगे, ठीक है, अब जब मोशन में आ जाए, अब यहाँ पे देखो मोशन में है,
अब जब वो स्लाइड करने लगे तब क्या होगा, उस केस में जो ये फ्रिक्शन लगेगा उसको कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, यानी कि मोशन में जब ऑब्जेक्ट रहता है तब सरफेस जो है बॉडी पर, जो सरफेस है यही फोर्स लगाता है ना, सरफेस है जो सरफेस कॉन्टैक्ट सरफेस जो है उससे ऑब्जेक्ट पे जो मोशन में है उस पे एक फोर्स लगाती है मोशन के अपोजिट साइड में, और उसे कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, उसे कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, ये एफ ये से दिखा देते हैं। तो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो कम होता है, वो लेस होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। यानी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगा पीछे एफ एस से, वो ज़्यादा होगा इससे एफ के से, काइनेटिक फ्रिक्शन से, जब वो मोशन में है तब। ठीक है, वही यहाँ बात लिखा हुआ है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस दैन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, क्यों इसलिए है क्योंकि आपको है ना ये मोशन में आ गया बहुत आराम से। अब जब ये मोशन में आ गया तो आपको कम फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा, जो ये कम फ्रिक्शन अपोज करेगा ये। अब ये बिल्कुल मोशन में आ गया तो अभी आगे चलेगा, इजीली चलेगा। ठीक है, इसलिए जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो कम होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से। ठीक है, अब ये बताती है, अब देखो, अब हम बता रहे हैं फ्रिक्शन का मैंने मैग्नीट्यूड बताया था म्यू एन। ठीक है, अब ये म्यू जो है ये होता है कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये डिपेंड करता है आपका जो सरफेस है जिस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये जो सरफेस है वो किस तरह का सरफेस है। ठीक है, ये जो है इसका वैल्यू जो है सरफेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, और उसका वैल्यू दिया रहता है। ठीक है, सरफेस पे डिपेंड करेगा कि जितना रफ रहेगा, ठीक है, ज़्यादा रफ रहेगा तो ज़्यादा म्यू का वैल्यू रहेगा, कम रहेगा तो एकदम स्मूथ रहेगा तो म्यू का वैल्यू और कम होते जाएगा। ठीक है, अब ये एन क्या है। ठीक है, एन बताए थे नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो हम एन के बारे में अभी बताएंगे कि एन है ना आखिर होता क्या है। ठीक है, अभी आप देखो अब ये इसको देखो, इस फोटो को। अब ये जो बॉडी है, इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहीं बीचों बीच होगा। ठीक है, बीचों बीच होगा तो करना क्या रहता है जिस पर आप जिस जो जो ऑब्जेक्ट मोशन में है, जिस पर फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, फोर्स जिस पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और फोर्स को स्टडी करते हो, ठीक है, उसे कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, उसी का ड्रॉ करते हो तो। ठीक है, तो होता क्या है कि आप एन जो कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, उसका हम सबसे पहले कर क्या रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि वो फोर्स लगता कैसे है। तो फोर्स लगता ऐसे है कि जो सरफेस है, ठीक है, जो कांटेक्ट सरफेस है वहाँ से आप लो। ठीक है, और जो 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 बॉडी है जो मोशन में है उसके सेंटर ऑफ मास के तरफ ले जाकर उसके स्ट्रेट ड्रॉ करो। ठीक है, और ये जो होना चाहिए ये सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप इसका सेंटर मास है यहाँ पे, तो ये सरफेस है, कांटेक्ट सरफेस है। ठीक है, इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर हमको शुरू करना है और इसके सेंटर ऑफ मास से ले जाना है सीधा, और इसको जो बॉडी है जिस पर हम फोर्स से कैलकुलेट कर रहे हैं उस बॉडी के डायरेक्शन में ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाता है नॉर्मल फोर्स। ठीक है, इसे कहते हैं नॉर्मल फोर्स। ठीक है, इसे कहते हैं नॉर्मल फोर्स। अब आपका है क्या कि फ्रिक्शन का फॉर्मूला बताएं, F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। ठीक है, एन हो गया। जो ये नॉर्मल फोर्स है वो नहीं डिपेंड करता है कि ये सरफेस जो है ये कितना रफ है, उस पर डिपेंड नहीं करता है एन का वैल्यू। एन का वैल्यू किस पर डिपेंड करता है
कि जैसे मान लो कि आपका एक बॉडी आप इस पे रख दिए हो, ठीक है। तो इस बॉडी का मान लो मास m है, ठीक है। n तो ऊपर लगेगा, अभी हम बता दिए। अब इस बॉडी का मास m है तो अर्थ हमेशा एक फोर्स लगाती है, हमेशा एक फोर्स लगाती है। किधर लगाती है? नीचे लगाती है। वो क्या लगाती है? mg लगाती है फोर्स, ठीक है। जब ये एक मान लो कि रेस्ट में ही है ऑब्जेक्ट, तब बता रहे हैं एग्जांपल के तौर पे। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर आप ये रेस्ट में है तो आप इसको फोर्स बैलेंस है, क्योंकि ये जो वर्टिकल में ये जो ऑब्जेक्ट है ये उड़ तो नहीं रहा, ये तो आराम से रेस्ट में, तो रेस्ट में है तो वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी टोटल फोर्स होंगे उसके सम ज़ीरो होने चाहिए। क्योंकि अगर एक भी फोर्स अगर किसी भी डायरेक्शन में थोड़ा सा भी ज़्यादा मिल गया तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में वो चलना शुरू कर देगा, ठीक है। यानी कि ये रेस्ट में, यानी नेट फोर्स से वर्टिकल डायरेक्शन में इसका ज़ीरो होना चाहिए। इसलिए इसको क्या मिला यहाँ से? n इज इक्वल टू एम जी है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है n का, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ n का वैल्यू डिपेंड नहीं करता है किस पर? सरफेस पे। डू नॉट डिपेंड ऑन सरफेस। ये n का वैल्यू डू नॉट डिपेंड ऑन सरफेस रफनेस बोल दो, बेटर है, ठीक है ना। कि सरफेस रफनेस पर डिपेंड नहीं करता है कि सरफेस कितना रफ है, उस पर डिपेंड n नहीं करता है, ठीक है। तब F इज इक्वल टू म्यू एन होता है। यानी कि जो ये फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है? F डिपेंड करता है n पर, यानी कि ये नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो बॉडी है वो उसके मोशन पे भी नहीं डिपेंड कर रहा है। अब देखो साफ साफ F किस पे कर रहा है? n पे डिपेंड करता है, ठीक है। और म्यू पे भी डिपेंड करता है। सरफेस है ना तुम्हारा कितना रफ है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि म्यू वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और एक एन पे डिपेंड करता है। एन जो है सरफेस रफनेस पे डिपेंड नहीं करता है। म्यू जो है वैल्यू वो कोई एक सरफेस रहता है उसका वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वो उसी सरफेस के लिए वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहता है म्यू, ठीक है। यानी कि वही बात लिखा हुआ है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव स्पीड बिटवीन द बॉडीज प्रोवाइडेड द स्पीड इज स्मॉल। यानी कि ये जो इसके रिलेटिव स्पीड पर फ्रिक्शन का वैल्यू डिपेंड नहीं करता है, स्पीड पे फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अब देखते हैं फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस, ड्यू टू रफनेस द फ्रिक्शन इंक्रीजेस। अभी बताए थे फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन होता है। तो म्यू डिपेंड करता है किस पे? रफनेस पे डिपेंड करता है। ये सरफेस का क्वालिटी है कि म्यू का वैल्यू डिपेंड करता है कि कितना रफ है। ज़्यादा रफ रहेगा तो म्यू का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा, जितना स्मूथ होगा म्यू का वैल्यू उतना कम होगा। तो वही लिखा है यहाँ पे, फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस ड्यू टू रफनेस द फ्रिक्शन इंक्रीजेज। जितना रफ होगा म्यू का वैल्यू बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा, ठीक है। अब आते हैं फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। अब आप देख लो फ्रिक्शन का जो फार्मूला होता है म्यू इंटू एन होता है। म्यू देख लिए। अब देखो ये जो बोला ना माइक्रोस्कोपिक एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड नहीं करता है, इसका मतलब ये है कि मान लो एक ऑब्जेक्ट इतना छोटा है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, सेम सरफेस पे रखें हैं, ठीक है, सेम सरफेस पे रखें। अब मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है ना और भी बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एरिया ले रहा है। तो ये कम एरिया ले रहा है, ये ज़्यादा एरिया ले रहा है, ये उससे ज़्यादा एरिया। तो ये जो एन है इस सरफेस पे डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है, इस सरफेस पे डिपेंड नहीं करता है। आप है ना इतना छोटा एरिया पे रखो या इतना बड़ा एरिया पे रखो या उससे भी ज़्यादा बड़ा एरिया पे रखो, ये फ्रिक्शन उस पर डिपेंड ही नहीं करता है। म्यू क्या है? म्यू का वैल्यू क्या इतना छोटा रहेगा या इतना बड़ा रहेगा या इतना या बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा, उसका म्यू का वैल्यू चेंज नहीं करने वाला है ना, क्योंकि तीनों सरफेस अगर एक जैसा है तो इसका भी म्यू सेम होगा, इसका भी म्यू सेम होगा, इसका भी म्यू सेम होगा। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका भी एक होगा, सेम होगा, इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा। एक सरफेस के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सबका सेम रहेगा, ठीक है। और एन तो सरफेस पे डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है,
एन तो सरफेस पे डिपेंड ही नहीं करता है, इसीलिए वही बात लिखा हुआ है कि फ्रिक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मैक्रोस्कोपिक एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि कॉन्टैक्ट में जो है ऑब्जेक्ट सरफेस से, उस पर फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता है। तो साफ साफ है नहीं डिपेंड करता है, क्योंकि म्यू तो एक सरफेस का कांस्टेंट हो जाता है, एन तो सरफेस पे डिपेंड ही नहीं करता है। अब आता है फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। अब फ्रिक्शन का फॉर्मूला जानते हो, एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, ठीक है। तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू एन, एन पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है। फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है, वही बात यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अभी आप देखो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। जब है ना जब कोई बॉडी है जो कोई बॉडी जब सरफेस पे रोल करने लगे, ठीक है, रोल करने लगे। अभी क्या हो रहा था, ये तो स्लाइड कर रहा था, जब मोशन में आ गया तो स्लाइड हो रहा था, तो क्या मिला था हमको, काइनेटिक फ्रिक्शन मिला था, काइनेटिक फ्रिक्शन मिला था। जब ये है ना रेस्ट में था तो स्टैटिक फ्रिक्शन मिला था, स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब ये रोल करने लगेगा, जब ये रोल करने लगेगा कोई कोई बॉडी, तो वहाँ मिलता है हम लोग को रोलिंग फ्रिक्शन। वहाँ क्या मिलता है हम लोग को, रोलिंग फ्रिक्शन मिलता है, ठीक है। और रोलिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो बहुत कम होता है, वो रोलिंग फ्रिक्शन का सबसे मिनिमम उसका वैल्यू होता है। सबसे ज़्यादा कौन सा फ्रिक्शन का वैल्यू रहेगा, इसका रहेगा रेस्ट में। स्टैटिक फ्रिक्शन का सबसे ज़्यादा वैल्यू रहता है, उसके बाद उससे थोड़ा कम किसका रहेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन का रहेगा, और सबसे कम किसका रहता है, रोलिंग फ्रिक्शन का रहता है, रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं, ये एक एग्जांपल है हम बता रहे हैं, ठीक है। मान लो कि घर में आपका सोफ़ा है, ठीक है, सोफ़ा रहता है और सोफ़ा को बोला जाता है कि ज़रा बेटा सोफ़ा है ना ढकेल दो, तो ज़रा पुश कर दो। तो आप इसको पुश करते हो, तो जब आप पुश करते हो तो होता है क्या है कि आप सोफ़ा नहीं आगे बढ़ता है, ठीक है। आप जितना भी पुश करते रहते हो और सोफ़ा आगे नहीं नहीं आगे जा रहा है, तो बोलते हैं कि भाई थोड़ा सा और ज़्यादा है ना सोफ़ा नहीं बढ़ रहा है आगे। तो सोफ़ा नहीं बढ़ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि जो सोफ़ा का जो नीचे का सरफेस है, जो कांटेक्ट में है, वो एक फोर्स लगा रहा है पीछे, ठीक है। वो उसे कहते हैं, जिसके कारण ये सोफ़ा अभी भी रेस्ट में है, तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। उसको क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आप ऐसा थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगा दो, जिससे कि अब मतलब कि वो अब आगे स्लाइड होने ही वाला है, ठीक है। तो वो जो फोर्स, जो फ्रिक्शन फोर्स जो पीछे लगेगा, उस केस में उसे कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो हम पीछे देखे हैं, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे इस पर लिखा हुआ है, आफ्टर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग फोर्स द सोफा बिगिंस टू मूव, इन दिस केस द फ्रिक्शन एक्टिंग इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। मतलब कि अब आगे बढ़ने ही वाला है वो, ठीक है, आगे बढ़ने ही वाला है, ठीक है। नहीं नहीं, जब ये सोफ़ा है ना चलने लगे, बिगिन टू मूव, जब ये आगे चलने लगे तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन आ जाएगा। लेकिन जब वो मतलब कि जस्ट वो अब आगे मूव ही करने वाला है, उस केस में कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब वो फोर्स होता है, वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता है। और जब सोफ़ा आगे चलने ही लगे तो उसे कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये बात लिखा हुआ है, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। अब मान लो कि अब ये जो सोफ़ा है उसमें आप व्हील लगा दिया है, देखो व्हील लगा दिया है ना, व्हील लगा दिया। अब व्हील जब लगा दिया है तो क्या करेगा, अब ये जो सोफ़ा बहुत इजीली है ना वो आगे मूव करेगा। अब क्या होगा, रोलिंग हो रहा है, ठीक है, रोलिंग हो रहा है। तो अब जब इजीली मूव हो रहा है तो जो इधर फ्रिक्शन लगेगा वो बहुत कम लगेगा, इसीलिए ये सबसे कम लगता है फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, उसके बाद सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्शन होता है ये।